आज वो पहला दिन है जिस दिन से मैं अपने चैनल पर इंडियन जुडिशरी में हो रहे जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसको इनडायरेक्टली और एनोनिमसली एक्सपोज करने का काम शुरू करूंगी। The Supreme Court judges, ex-judges themselves have said there is rampant corruption in the higher judiciary. Are judges corrupt? Yes, not all of them. जितने जजेस के ऊपर हाई कोर्ट्स में इंक्वायरी चल रही है फॉर करप्शन, कितने जजेस के ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन, कितने huge amount of corruption in the judiciary and including in the higher judiciary in the country today. नहीं, इसमें मैं बताता हूँ मैडम। हाँ। जो हमें उन्होंने बताई था ना। हाँ। उन्होंने मुझसे जो पैसे मांगे थे। हाँ। तो उसमें जो मेरे रीडर ने बताया था, कह रहा था कि यहाँ पे एक सिस्टम चलता है। हाँ। अगर आप जज साहब को पैसे दे देंगे तो वो जो आपका वकील है। हाँ। वो पेन ड्राइव के अंदर ऑर्डर टाइप करके लाएगा। हाँ। जज साहब उसमें करेक्शन करेंगे। हाँ। और वो ऑर्डर जो है लोड हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की वहाँ प्रैक्टिस चलती है मैडम, खुलेआम चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। तो आज वो पहला दिन है जिस दिन से मैं अपने चैनल पर इंडियन जुडिशरी में हो रहे जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसको इनडायरेक्टली और एनोनिमसली एक्सपोज करने का काम शुरू करूंगी। मैंने आप लोगों से 2 वीडियोस में पहले ही बोला था कि अगर कोई हिम्मत करेगा तो आई विल सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन और मैं उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि कितने लोग देश में परेशान हैं। और साथ ही साथ जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं उनको भी, सुप्रीम कोर्ट के भी जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने भी जस्टिस हैं और बड़े वकील हैं जो कि न्याय के वेलफेयर में काम करना पसंद करते हैं, उन तक ये आवाज पहुंचे, उन्हें पता चले कि कितने बड़े स्तर पर लोग सफर कर रहे हैं और न्याय के नाम पर उनको धोखा मिल रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्ट का नाम नहीं लूंगी कि इस इलाके का कोर्ट, या फिर किसी वकील का नाम नहीं लूंगी, या फिर किसी जज का नाम नहीं लूंगी, और ना ही मैंने जो पर्टिकुलर ऑडियो है जो मैं आपको इस वीडियो के बाद सुनाने वाली हूँ, आपको उसमें भी सब जगह पर बीप लगा हुआ मिलेगा। तो मैं हर तरीके से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं बस क्लाइंट की जो अपनी दुविधा है उसको एक कहानी के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। बाकी जिन पर भी वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो चीजें कोर्ट के अंदर ही कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ चलेंगी। जब तक वो चीजों का जजमेंट नहीं आ जाता, हम और आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इस चीज की मैं भी समझ रखती हूँ एक वकील के तौर पर, और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर वो सिर्फ अपनी एक कहानी बता रहे हैं, और जहां जहां पर किसी की आइडेंटिटी रिवील हो रही है, किसी लोकेशन का जो कोर्ट है वो रिवील हो रहा है, वहां पर हमने बीप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो एलिगेशंस हैं ये प्रूफ नहीं हुए हैं कोर्ट में। ठीक है, जब तक एक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा। लेकिन लगातार मैं कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू ये सुन रही हूं कि जुडिशरी में करप्शन पीक पर है। तो इसलिए लोगों की आवाज, लोगों की परेशानियां आनी जरूरी है। तो 1 बाय 1 मेरे सारे वीडियोस में आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 25 साल से, ये जो अभी मैं आपको ऑडियो सुनाने वाली हूँ जिनका मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है उनके साथ, उसमें वो बता रहे हैं कि वो 25 साल से एक अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उनका रहा है केस, उसको वो लड़ रहे हैं। उसमें प्रॉपर क्लैरिटी से सब कुछ था कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। स्टिल उनके फेवर में जजमेंट नहीं मिला, वो निर्दोष हैं, और उसके बावजूद भी उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पर जज, वकील और कोर्ट का करप्शन में इन्वॉल्वनेस है। तो वो इस तरह के एक एलिगेशंस वो लगा रहे हैं, और ये एलिगेशंस कितने सच हैं कितने झूठ ये तो जजमेंट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक सच्चे वकील होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट हो रही है दिन प्रतिदिन, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों की आवाज को सामने लाऊं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी कैपेसिटी में यही चीजें हैं। तो मैं आवाज तो लाऊंगी डेफिनेटली। मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक कोर्ट को मैं उजागर नहीं करूंगी अपने चैनल पर, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का तो अधिकार दूंगी राइट टू स्पीच के तहत। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है जब ये बड़ी मात्रा में आएगा, बड़ी मात्रा में 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, तो ये एक्सप्रेशन एक तरह से जो मैं बोल रही हूँ पिछले इतने महीनों से कि जुडिशियल करप्शन है, कहीं ना कहीं है, मैं भी तो अपने वीडियोस में बोलती ही हूँ ना, तो उसको एक बल मिलेगा। मेरे इस वीडियो को, इस तरह की वीडियोस को, जुडिशियल करप्शन के अगेंस्ट बोल रही हूँ मैं, उस तरह की वीडियोस को बल मिलेगा जब आप लोग भी मेरे साथ आकर अपनी स्टोरीज के थ्रू ये चीज एडमिट करोगे कि यस वी आल्सो फील दैट कि जुडिशियल करप्शन है, बस हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं।
बिकॉज हम पैसों से कमजोर हैं, हमारे हालात जो हैं हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए, और ये हमारा सबसे छोटा स्टेप है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसों की तंगी मेरी कम होती चली जाएगी, अभी तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग कभी इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं मेरी लाइफस्टाइल देखोगे, इतना याद रखना, अगर मैं कहीं अच्छा कपड़ा पहने हुए दिख रही हूँ तो वो क्लाइंट की वजह से, मेरे क्लाइंट ने शायद शॉपिंग कराई होगी, ठीक है। क्लाइंट इन द सेंस कि फीमेल क्लाइंट। मेरी लाइफ में जितना भी चेंजेस हुआ है वो मैं फीमेल क्लाइंट्स को अथॉरिटी दी हूँ। मैं नहीं पसंद करती कि मेल क्लाइंट्स वगैरह इतना ज्यादा पर्सनल मेरी लाइफ में घुसे। मेल क्लाइंट्स को मैं अथॉरिटी नहीं देती हूँ। हाँ ठीक है, आपका जो काम था आपने काम किया और दैट्स इट, और अब आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर डोनेशन वगैरह करना होगा तो अकाउंट नंबर आपके पास है, आप डोनेशन कर दीजिएगा। लेकिन फीमेल क्लाइंट्स के साथ थोड़ा मेरा अलग टाइप का रिश्ता बन जाता है। तो कोई माँ बेटी टाइप से रिश्ता बना लेता है, कोई बहन बहन टाइप से रिश्ता बना लेता है। तो कुछ फीमेल क्लाइंट्स ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो आप मेरे को अगर कहीं अच्छा कपड़ा पहनते हुए देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि मेरे को किसी फीमेल क्लाइंट ने हेल्प किया है। अगर आप मेरे को कुछ भी एक अच्छा मूवमेंट जीते हुए देख रहे हैं तो आप इतना समझ जाइएगा कि मुझे किसी फीमेल क्लाइंट ने सपोर्ट किया है। तो जाइए इंस्टाग्राम में मेरी लाइफ भी देखिए कि किस तरीके से एक इतने नीचे से आई हुई लड़की अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा अपना खुद का दिल्ली में ऑफिस होगा, और उस दिन और भी बड़े लेवल पर हम जुडिशियल करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही हमारी सबसे पहली शुरुआत है, यही मेरा अभी का लेवल है। मैं अपने चैनल के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि जुडिशियल करप्शन को इस तरीके से एक्सपोज करने के बाद मेरा चैनल का क्या होने वाला है। मेरा 2 चैनल है, ट्रूली एजुकेटेड और ट्रूली लीगल, एंड इन दोनों चैनल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आई डोंट नो। ट्रूली लीगल से तो मेरी पूरी रोजी रोटी चल रही है, ट्रूली लीगल चैनल से, और मतलब क्योंकि उससे पैसे आ रहे हैं ना, मतलब मोनेटाइज्ड है तो यूट्यूब पैसे भेज रहा है। तो आई डोंट नो क्या फ्यूचर है, क्या होगा। अगर कभी मेरा ये चैनल गायब हो जाए यूट्यूब से तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू चेक करना, और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक उड़ा दिया गया तो आप मुझे ईमेल करना। ईमेल आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो ईमेल आ रहा है उसको नोट कर लो, ईमेल करना। और डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरा तीसरा जो भी चैनल बनाऊं मैं उसको इस तरह से बनाऊं कि आप लोग इजीली सर्च कर सको मुझे। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट क्योंकि मैं हूं, मुझे लोगों के लिए करना है, सब कुछ दांव पर लगाकर करना है, तो मैं तो करूंगी, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और प्रेयर करते रहिए मेरे लिए। मैंने अब शुरू कर दिया है, ये पहला जो आ रहा है ऑडियो, आप इसको सुनिए। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 25 साल से न्याय के लिए तड़प रहा है और अब बहुत ज्यादा ही निराशा में है, और अभी भी उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद उनके साथ न्याय हो जाए मेरे वीडियोस देखने के बाद। बट मैंने बस उनको यही समझाया कि देखिए, पर्सनली आपका जो जिसके साथ भी इशू है उसके थ्रू ना सही, लेकिन आप अगर 10 लोगों की भी जिंदगी बदल पाए अपने इस कन्फेशन के माध्यम से, 10 लोगों को भी सतर्क कर पाए, 10 लोगों को भी मोटिवेट कर पाए, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और हम इनकी कहानी सुनते हैं। करीबन 20 मिनट की ऑडियो है, अगर आप में पेशेंस होगा तो आप सुनिएगा, अदरवाइज धीरे धीरे आप सुन लीजिएगा, इकट्ठे सुनने की जरूरत नहीं, या आप 2 मल्टीपल पे भी सुन सकते हैं अगर आपकी फोकस अच्छी है तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इनकी आवाज, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक भी करिएगा, जिससे कि चैनल पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, यूट्यूब को अच्छा सिग्नल जाए। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस लिखो। एक भी सिंगल पर्सन अपना एक्सपीरियंस लिखे बगैर मत जाइएगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, चैनल को सपोर्ट करो, ये चैनल ही हमारी ताकत है, ठीक है। रही बात, अगर ये दोनों चैनल डिलीट हुआ तो हम फिर से चैनल बना लेंगे, क्योंकि साक्षी गुप्ता ने कभी हार मानना नहीं सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। होप सो कि इस तरह की जागरूकता अभियान से सुप्रीम कोर्ट की नजर हमारे चैनल पर पड़े और सुप्रीम कोर्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस चीज को लेकर कि आखिर ये लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं दूसरे प्रदेश के, यहाँ पर चल क्या रहा है ऐसा जो इतने बड़े स्तर पर लोग आ रहे हैं और कन्फेशन कर रहे हैं चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये ऑडियो सुनिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैडम। बताइए आप अपनी परेशानी। अच्छा जी, मैं इसमें ब्रीफ बता देता हूँ अपना केस का जी। ये हमारे फादर ने सूट प्रॉपर्टी 1956 में एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू जी। सेलर सदारी बेगम से परचेज करी थी 10,000 रुपीज। अच्छा अच्छा। और 1250 रुपए उसको चेक के थ्रू एडवांस दिए थे। अच्छा।
तो सेलर में और हमारे फादर में कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से सेलर ने जो है सेल डीड करने से मना कर दिया था। हाँ। तो हमारे फादर ने उसके अगेंस्ट सिविल केस डाल दिया था। अच्छा। तो उसमें फिर 59 में हमारी कंप्रोमाइज डिग्री पास हो गई फादर के फेवर में। ओके। और कोर्ट ने सेक्शन करी कि विद इन 4 मंथ आप इसको सेलर जो है सेल डीड एग्जीक्यूट कर देगी। अगर वो नहीं करेगी तो कोर्ट उनको करा के देगी। अच्छा। तो उस दौरान ना हमारे फादर का दिल्ली में बिजनेस था। हमारे फादर जो थे ना जंगलात के वो थे, कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे अच्छा। जबलपुर। हाँ हाँ। तो उनका दिल्ली में भी काम था सेटल। अच्छा। तो सारी फैमिली के साथ दिल्ली आना था उनको। हाँ। कोई अर्जेंट काम से, मतलब यहाँ बिजनेस भी उन्होंने सेटल कर लिया था। हाँ। तो उन्होंने अपने जो बड़ा भाई था वो वहाँ पे ना सेंट्रल एक्साइज में एज ए एडवाइजर के पोस्ट पे काम करते थे, जो जबलपुर में रहते थे अपने बड़े भाई। अच्छा। उनको ऑथराइज करा था हाँ। कि आप ना ये एडिशन जो कंप्रोमाइज डिग्री है आप इसकी रजिस्ट्री करवा लीजिए जी। और कब्जा इसका ले लीजिए। हाँ। और ये भी उनको कहा कि रजिस्ट्री कराने के बाद उनकी कंडीशन जो थी ना बड़ी फाइनेंशियल पुअर थी। अच्छा। 9 फैमिली मेंबर का उनका पूरा फैमिली थी। 90 रुपीज उनकी सैलरी थी। सारे बच्चे पढ़ने वाले थे उस टाइम। अच्छा। तो उनका गुजारा बड़ी मुश्किल होता था। अच्छा। तो उनके पास कोई सूटेबल मकान भी नहीं था रहने को। जी। तो हमारे फादर ने कहा कि ठीक है आप एज ए लाइसेंसी इसमें रहते रहिए जब तक आपकी लाइफ है, या उससे पहले अगर आप कोई चीज ले लेंगे तो हमारी ये जो है प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को वापस कर दीजिए जो भी होगा। हाँ। और उन्होंने उनको जो है ना बड़े भाई को वो एज ए फादर रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा। तो उन्होंने हमारी मदर को कहा कि इनको जब तक नहीं डिस्टर्ब करना, जब तक ये कोई अपना मकान ना ले लें, जब तक यहाँ तो इनकी लाइफ है जब तक ही। हाँ। तो 2000 में उनकी डेथ हो गई। हमारी मदर जो थी ना वो इलिटरेट थी, मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जी जी। और उस टाइम कोई फोटोकॉपी का सिस्टम भी नहीं था। हाँ नहीं जो था। सेल डीड उन्होंने रजिस्टर कराई थी उन्होंने किसी मिस्टर सत्य प्रकाश के थ्रू हमें दिल्ली में फादर को मैसेज भेजा हाँ। कि हमने रजिस्ट्री करा ली एज पर द टर्म्स, पर रजिस्ट्री में अभी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जैसे बिजली का मीटर, पानी का मीटर, म्यूटेशन वगैरह का। तो मैं जब दिल्ली आऊंगा तो आपको दे दूंगा। हाँ हाँ। तो 67 में हमारे फादर की डेथ हो गई। हाँ। तो सेल डीड उन्हीं के पास रह गई मैडम, ओरिजिनल वाली। अच्छा। तो हम तो कभी गए नहीं। जी। तो पहली बार हम 2000 में गए इनके पास जब उनकी डेथ हुई। इन्होंने हमें बताया भी नहीं उनकी डेथ हो गई है। हाँ। उनके ये जो बच्चे थे जो रह रहे हैं उस मकान में, हाँ। तो उन्होंने नहीं बताया। अगला कि उनकी डेथ हो गई तो हम अफसोस करने गए। हाँ। और उनको हमने कहा ये आप मकान हमें चाहिए, अब आप खाली कर दो। हाँ। उन्होंने कहा हमने ये मकान खरीद लिया। हमने ठीक है अगर आपने खरीद लिया तो हम चले जाएंगे, आप पेपर दिखा दो हमें। हाँ। उन्होंने कहा हमारा जो है ना विल से हम मालिक हाँ। फादर। अच्छा। मैंने अपने वकील साहब को बताई तो उन्होंने सूट बना दिया जी। तो सूट में उन्होंने ये लिख दिया कि जो इन्होंने विल बनाई है वो नल एंड वॉइड करी जाए। हाँ। और जो मैनिपुलेटेड सेल डीड है उसको भी नल एंड वॉइड करा जाए। हाँ। और हमें इजेक्शन पोजेक्शन दिया जाए और मेंस प्रॉफिट दिया जाए। इस तरह का सूट डाल दिया हमने। हाँ। इस दौरान इनका भी दोनों भाइयों का एक केस चल रहा था पैरेलल। अच्छा। और एक जो जिसका विल थी उसने उसके ऊपर केस डाल दिया, विल वाले ने। हाँ। दोनों रियल ब्रदर हैं, जबकि इनके 7 भाई बहन है टोटल। सिर्फ एक भाई और उसकी वाइफ ओनरशिप क्लेम कर रहे थे ओरल और थ्रू विल। ओके। तो 2009 में ना उनकी एक जजमेंट आ गई। पर 2009 से पहले हमारे काउंसिल ने एक आईए लगाई ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर कि हमें इम्प्लीमेंट द पार्टी करा जाएगा। हाँ। तो कोर्ट ने ये कह कर रिजेक्ट कर दी कि ये टेनेंट और ओनर का डिस्प्यूट है, जब तक ये सेटल नहीं होता था आपको हम पार्टी नहीं बना सकते। अच्छा। तो 2009 में वो ऑर्डर आ गया रिप्रेजेंटेटिव सूट का। हाँ। मतलब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही थी। उसने ना तो इनकी विल प्रूव करी ना इनका टाइटल प्रूव करा। इनका क्लेम सारा ओनरशिप जो था विल के ऊपर ही था। हाँ। उसने ये लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे फादर ने खरीदी है और इनके लीगल आयर दिल्ली रहते हैं और कंप्रोमाइज डिग्री के थ्रू खरीदी गई है और सेल डीड भी इनके नाम है, म्यूटेशन का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। हाँ। सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, जो नीचे जिसके पास दुकान थी उसने वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे फादर वाले लगाए थे, क्योंकि वो भी यही कह रहा था कि उसके फादर के पास इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था, हाँ। पुअर था और वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हमारे फादर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है हाँ। और उनको बिल लिखने का भी राइट नहीं था। कोर्ट ने भी वही फाइंडिंग दे दी ऑर्डर के ऊपर ही। मतलब 26 पेज का ऑर्डर हुआ जिसमें 20 पेज की फाइंडिंग हमारे फेवर में आई। तो ये वो केस हार गए। फिर उन्होंने रिस्पोंडेंट जो 2 और 3 था जिन्होंने विल के थ्रू मालिक थे, उन्होंने फर्स्ट अपील डाली एडीजे कोर्ट में। हाँ।
2019 में उसका एडीजी कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, उसको दौरान हमारा भी ऑर्डर आ गया 2017 में। 2017 में उन्होंने लिमिटेशन के ऊपर जो है हमारा सूट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये लिख दिया कि ये डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप मांगने आए हैं, जबकि हमारी प्रेयर थी इवेक्शन एंड पोजेशन की। सो मोटो उन्होंने हमारा जो है क्लेम चेंज कर दिया ये। और चेंज करने के बाद उन्होंने एक लिमिटेशन का इश्यू बनाया। जब फाइल क्लोज हो गई और पेंडिंग फॉर ए डिलीवरी ऑफ जजमेंट थी, उन्होंने एक लिमिटेशन का इश्यू बना के, क्योंकि उन्होंने ना हमसे डिमांड करी थी। वहाँ पे एक जर्नल ही चलता है वहाँ पे डिमांड का सिस्टम। उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे हमें रीडर के थ्रू ही, उसकी डिटेल है मेरे पास। तो हमने कहा हम इतना नहीं कर सकते, हम तो सारे पेपर हमारे पास है, हम 50% तक कर देंगे। बात हमारी बनी नहीं, ऑपोजिशन ने शायद पूरे दे दिए उनको। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये खेल खेला कि हमारा ना एक उनसे 7/11 की एक एप्लीकेशन ले ली एंड ऑफ द ट्रायल में, जबकि फाइल क्लोज थी और पेंडिंग फॉर ए जजमेंट पैडी हुई थी। तो उन्होंने एक लिमिटेशन का इश्यू बना दिया। लिमिटेशन इश्यू बना के उन्होंने नई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया हमारा। और जो इन्होंने काउंटर क्लेम जमा कराया था वो 15 साल बाद जमा कराया। WS इन्होंने 12 साल बाद जमा कराया था हमारे केस में। काउंटर क्लेम जो जमा कराया उस पर 2 ऑर्डर थे, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें इनकी IA रिजेक्ट करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि आप एंड ऑफ द ट्रायल ये डॉक्यूमेंट अपनी जमा करा सकते, इसका पीरियड निकल गया। और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट था, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो उनका पास हुआ था, उसमें कोर्ट ने रिकॉर्ड करा था कि इनके पास कोई भी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने क्या करा कि डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चर चालू कर दिए बनाने में। कुछ हमने डॉक्यूमेंट RTI के थ्रू लिए। उन्होंने एक ऐड निकाली अखबार में, केस में हारने के बाद 5 महीने बाद एक अखबार में पब्लिक ऐड निकाली कि हम विल के थ्रू मालिक हैं और हम मोटेशन में नाम चेंज करा रहे हैं। ना तो हमें इन्होंने नोटिस दिया और ना ही हमें कोई इंटीमेशन दी। तो इन्होंने क्रॉस में माना है कि हमने ये चेंज कराया। और जो इन्होंने सारा मोटेशन का रिकॉर्ड, जो रिपोर्टें और जो उनके ऑर्डर लगाए हैं कॉर्पोरेशन के, वो सारे संडे डेट के हैं। हमारे वकील ने बताया कि आपने जो पेपर सारे लिए हैं इनके, वो सारे संडे के डेट के लिए यहाँ पर। अच्छा। और ये डॉक्यूमेंट कोई ओनरशिप राइट नहीं देता, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है। अच्छा। तो कोर्ट ने वो कुछ नहीं सुना। हमने कहा इनको क्रिमिनल केस डालो और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट डालो। वो ADG ने कुछ नहीं सुना। उसने क्या करा कि लिमिटेशन का इश्यू बना के हमारा केस नई ADG के बाद ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी हायर अथॉरिटी परमिशन। और जो डॉक्यूमेंट उसने लिए थे वो उसने एग्जिस्ट भी नहीं कराए, ना उन्होंने वो क्रॉस चेक कराए। जिन्होंने अथॉरिटी इशू करे उसको क्रॉस भी नहीं चेक कराया। उनके वैसे ही उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट। अच्छा। नई ADG ने, जो कि उस टाइम सीट पे नहीं था, उसने 6 महीने बैक डेट में वो डॉक्यूमेंट एग्जिट करे, साइन और स्टैम्प करा, उनको एग्जिट करा। और जो उन्होंने लिमिटेशन का इश्यू प्रीवियस जज ने हमारे अगेंस्ट बनाया था, उसने उसको कैश कर लिया। उसमें उसने ये लिख दिया कि ये डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप मांगने, उसने कन्वर्ट कर दिया हमारा प्रेयर। हमारी इवेक्शन पोजेशन थी, उसने कहा डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप मांगने आए हैं। और वैसे हम कवर नहीं हो रहे थे, हमारा सूट नहीं कवर हो रहा था। उसने वो डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप बना के उसने लिमिटेशन में हमारा केस उड़ा दिया। अच्छा। ये 42 साल के बाद ओनरशिप मांगने आए हैं, 59 के बाद। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमें डेट ऑफ नॉलेज थी 2000 की, हमने सूट में बिल्कुल क्लियर लिखा है। और हमने वो ऑर्डर भी एग्जिट करा था जो 2009 का पास हुआ। इसमें मैडम 6 ऑर्डर पास हुए हैं हमारे। अच्छा। जिसमें इनकी विल किसी भी ऑर्डर ने नहीं प्रूव करी। ओके। ना कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करी, ना हमारे कोर्ट ने करी। हमारे कोर्ट ने तो इनका भी कन्वर्ट कर दिया, इनका विल के ऊपर कोई क्लेम ही नहीं है। ओके। और विल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जबकि इनका सारा क्लेम विल के ऊपर था। रिस्पोंडेंट 1 जो है शुरू से हमारे फेवर में चल रहा था। तो 2017 में उन्होंने ये लिख दिया कि इनका विल के ऊपर क्लेम नहीं है। और ये उनकी विल भी नहीं प्रूफ हुई। 2009 में भी इनकी विल और टाइटल नहीं प्रूफ हुई। फिर 2019 में जो इनका खुद का केस चला दोनों भाइयों का, उसमें उसने कहा कि ये विल को जो है ना सिग्नेचर वेरीफाई कराया जाए। उसने भी विल इनकी प्रूव नहीं करी, ADG कोर्ट ने। अच्छा। और टाइटल भी उसने नहीं प्रूव करा, मतलब टाइटल के ऊपर वो खामोश रहा ऑर्डर जो है। अच्छा। फिर 2024 में ये हमने जो हाई कोर्ट में अपील डाली थी, उसके साथ मिसलेनियस अपील चली इनकी। जो दुकानदार भाई था उसने एक मिसलेनियस अपील डाल दी कोर्ट में कि जो 2009 का ऑर्डर है उसको मतलब माना जाए, और जो 2019 का इनका ऑर्डर पास हुआ उसको सेटिसाइड करा जाए। अच्छा। और हम चीफ जस्टिस से मिले वहाँ जाके जबलपुर के। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि दोनों सिमिलर और कनेक्टिंग मैटर हैं, दोनों सूट प्रॉपर्टी सेम है, सेम डिस्प्यूट है और सेम रिस्पोंडेंट है। तो इनको कनेक्टेड, सिमिलर और कनेक्टेड सुना जाना चाहिए एक ही बेंच में। ओके। पर वो कोर्ट ने वो जो सीनियर का जो ऑर्डर है उसको भी उसने रिस्पेक्ट नहीं दी। उसने दोनों केसों को अलग सुनाई।
उसने मिसलेनियस अपील में इन्होंने ये कहा कि हमारी विल प्रूफ नहीं हुई है, हाँ। पर हमारा मैटर अभी सब जस्टिस है, इनके वकील ने एडमिट करा उसने। अच्छा। और हमारे केस में उसने हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि ये कह रहे हैं कि जो विल है वो अभी सब जस्टिस है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग कर दी है। और हमारे विल के सेल डीड के उसने ये फाइंडिंग दे दी हाई कोर्ट ने कि इनका जो ये है सेल डीड जो है ये पास्ट हिस्ट्री है, इसमें कंप्रोमाइज डिग्री हमारे फादर के फेवर में हुई थी, सेल डीड हमारे फादर के फेवर में ही होनी थी, पेमेंट भी उन्होंने करनी थी। सेल डीड के लास्ट पैरा है ना एक बड़ा क्लियर पैरा है जिसमें सेलर ने ये लिखा है कि ये मैंने डील सिर्फ हमारे फादर के साथ ही करी है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करी, और ना मैंने ओरल करी है ना राइटिंग में करी है। वो हमने 3-4 पैरा भी पढ़ दिया इनको हाई कोर्ट ने, पर उस पैरे को भी कंसीडर नहीं करा। और जो इन्होंने फर्जी पेपर लगाए उसके ऊपर कोर्ट ने कोई उसका फाइंडिंग नहीं दी, उसको वो छोड़ दिया उन्होंने। सिर्फ फाइंडिंग जो मेरा क्रॉस था उसके ऊपर दे रहे हैं, जबकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1960 है और 1956 से 59 की फाइंडिंग मेरी क्रॉस हुई है, मेरी मदर की नहीं करी इन्होंने। जबकि कोर्ट का ये था असूल था कि अगर हम 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं तो इनको कोई अपॉइंट करके हमारी मदर का क्रॉस लेना चाहिए था। इन्होंने बिलीव कर लिया 56 से 59 का जो मैं बातें बोली हैं, और वो मैंने कोई गलत नहीं बोली, जो मैंने नहीं भी बोली वो इन्होंने उसमें यस लिख दिया। अच्छा। इनको नॉलेज थी, वो गलत लिखा उसने काफी चीजें ना ऑर्डर के अंदर। और उसने ये नहीं लिखा कि जो हिस्ट्री जो पुरानी है सेल डीड की या कंप्रोमाइज डिग्री की नई हिस्ट्री कहाँ है। इनका क्लेम था कि हमारे फादर ने और इनके फादर ने और सेलर में आपस में ओरल कॉन्सेंट हुआ कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर ने कहा कि सेलर को कि आप इनके फादर के नाम कर दो। इनकी जो स्टोरी इन्होंने कुक द फास्ट स्टोरी करी, और पेमेंट जो है वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फादर ने 2750 रुपये हमारे फादर को दे दिए और 7750 रुपये सेलर को दे दिया जी। अच्छा। और 2750 जो पेमेंट दी वो कह रहे कि हमने इसलिए इनसे रसीद नहीं ली इनके फादर से क्योंकि वो हमारे इनके रियल ब्रदर थे। पर जो सेलर को मेन पेमेंट करी ना 7750 वो साइलेंट है उसके ऊपर, वो कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। इसके बाद हमने मैडम इसमें SLP लगाई फर्स्ट अपील के अगेंस्ट। तो ARO जो थे वो हमने मिडिल इनकम ग्रुप के थ्रू करा था, ARO को और सीनियर एडवोकेट को। तो वहाँ यहाँ इन्होंने ना रिस्पोंडेंट 2-3 ने कैवट लगा दिया। कैवट लगाने का उनका मेन पर्पज ये ऊपर नजर रखी जा सके। अच्छा। जो ARO था वो कह रहा था मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ केस का, और जो सीनियर एडवोकेट था वो 1.5 लाख कहता है। मैंने उनको कहा जब आपने हमसे वो ले रखी है मिडिल इनकम ग्रुप के थ्रू हमने पेमेंट जमा करा रखी है, तो कह रहे थे अच्छा हम कर लेंगे। मेरे को उस टाइम थोड़ा डाउट तो हुआ था इनका, पर मैं कुछ बोला नहीं इनको। तो इन्होंने जो मेरे ये SLP बनाई बड़ी वीक बनाई, इन्होंने कई चीजें उस पर लिखी नहीं, जैसे हमें डेट ऑफ नॉलेज इतनी तारीख को हुई, जो उनके फर्जी पेपर उनको कोई पेपर नहीं लगाए इन्होंने। मैंने इनको काफी व्हाट्सएप करे, मेरे पास सारे व्हाट्सएप के एविडेंस हैं। और सीनियर सिटीजन को भी करे और सीनियर एडवोकेट को भी करे। जो सीनियर एडवोकेट है उसने हमसे सारी बात हमें 3-4 बार चैम्बर में बुला के विदाउट AR के हमसे सारे वो ले लिए, वो हमसे मतलब बातचीत कर ली, सारे हमने उनको फैक्ट बता दिए, उन्होंने नोट कर लिए। उन्होंने ये कहा कि आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये आपके फेवर में जाएगा। इधर जो ARO था वो कह रहा था कि आपका दूसरा केस जो चल रहा है, अगर आप फर्स्ट अपील में किसी वजह से आपका फर्स्ट अपील डिसमिस हो जाएगी तो हम सेकंड केस ये डाल देंगे मिसलेनियस अपील का। तो उसके लिए कह रहा था मैं 50,000 आपसे अलग लूंगा। मैंने कहा ठीक है हम दे देंगे आपको। उसके लिए भी हमने उनको 25,000 अलग दे दिए। पर उन्होंने क्या करा कि ARO पेश नहीं हुआ यहाँ SLP वाले केस में। सीनियर है उन्होंने जो है ना वो मैनिपुलेटेड जो लाइन थी फर्स्ट इन्होंने को करी थी सेल डीड में, नीचे की नरेशन में ये कामयाब नहीं हुए ना, इधर सब रजिस्ट्रार के उसमें सेल डीड में ये कामयाब हुए। अच्छा। उन्होंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ दी कोर्ट के आगे। उनको मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आप ये तो बताओ इनको कि मैनिपुलेटेड फर्स्ट लाइन है, बाकी नरेशन भी तो पढ़ेंगे सेल डीड में। सारे पांचों के पांचों पैरे हमारे फादर के नाम है, कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री की सारी डिटेल है, लास्ट पैरे में वो बिल्कुल एडमिट कर रही है कि हमने डील सिर्फ हमारे फादर के साथ करी है। उसने वो कुछ भी नहीं पढ़ा, वो उसने हिंदी में वो पढ़ दिया जी। तो जज साहब ने बोला कि जब आप खुद ही मान रहे हो कि सेल डीड उनके नाम है तो आपको टाइम लिमिटेशन में आप आ गए, वो डिसमिस कर दी उन्होंने हमारी SLP। अच्छा। हम फिर मैंने रिव्यू लगाई, फिर हम वकीलों के थ्रू नहीं लगाई,
रिव्यू मैंने लगाई, उसमें 340 की 2 एप्लीकेशन लगाई। एक इनके अगेंस्ट लगाई AR और सीनियर एडवोकेट के अगेंस्ट, एक पार्टी के अगेंस्ट लगाई रिस्पॉन्डेंट 2 और 3 के अगेंस्ट। पर वो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, वो तो चैम्बर के अंदर ही डिसाइड कर दिया। वो कहते हैं कि जब SLB डिस्प्यूट हो जाती है तो रिव्यू में कुछ वो करते नहीं, ना कोई आई है हमारी कंसिडर करी। तो इनका ना इस दौरान जो है ना, जब ये SCRP और हमारी रिव्यू कैंसिल हो गई तो हमने ना ये मैंने सर्च करा इनका ऑर्डर, जो इन्होंने मिसलेनियस अपील थी, हाई कोर्ट ने रिमांड करी थी कि विद इन 4 मंथ में लोअर अपीलेट के कोर्ट अंडर ऑर्डर 43 रूल 31 के अंदर इसको दोबारा से वो फ्रेश एजुकेट करेगा इसको, केस को। अच्छा। तो 4 महीने में वो ऑर्डर आना था, पर वो 6 महीने 7 महीने बाद आया मैडम। जब वो मैंने ऑर्डर चेक करा तो वो सारा ऑर्डर फिर हमारे फेवर में। उन्होंने 2009 का जो है ना वो ऑर्डर लोड कर दिया। उन्होंने यही फाइंडिंग दी कि इनके फादर ही ऑनर है और इनका कोई लेना देना नहीं, ये ओनर नहीं है। अच्छा। अब इन्होंने क्या करा कि हाई कोर्ट में सेकंड अपील लगाई है मैडम उसी केस के अगेंस्ट। हमने मिसलेनियस अपील में भी इम्प्लीमेंट की पार्टी लगाई थी, वो कोर्ट ने नहीं मानी। कोर्ट ने कहा ये मैटर सब जस्टिस है, तो इनको अभी बेनिफिट नहीं मिल सकता। कोर्ट ने हमारा जो है ना राइट जो है वो रिजर्व रखा है इसमें, दोनों को, इसमें मिसलेनियस अपील में भी और फर्स्ट अपील में भी। ये कह के कि जो हिस्ट्री है सेल डीड की, मतलब उन्होंने ये माना कि इनकी जो सेल डीड है जेन्युइन नहीं है, उस पर डाउट क्रिएट करा हाई कोर्ट ने। एक वो हमारा था सेफ, मतलब उसमें ये लिखा गया वो, तो उसमें हमारा जो है इन्होंने मतलब है इम्प्लीमेंट दी पार्टी का राइट हमारा रिजर्व रखा उसमें। और दूसरा इन्होंने वो राइट रखा जो कि सब जस्टिस है इनकी बिल, तो जब तक डिसीजन नहीं आता तो जब तक इनको वो इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता 2009 का ऑर्डर का। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो एक बार टाइटल आपका डिसाइड हो गया और बाइंडिंग डिसीजन है तो उसको कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता, उसका रेफरेंस लेगा और उसका बेनिफिट देगा पार्टी को। तो इन्होंने ना तो हमें दोनों बार इम्प्लीमेंट दी पार्टी करा। अब मैंने सेकंड अपील में मैडम इनकी वो लगा दिया है, ये इम्प्लीमेंट दी पार्टी बनाया हमें 340 की आईए लगा दी मैंने। और VCC की आईए लगा दी कि हमें दिल्ली से 1000 किलोमीटर और 2000 किलो हमारा अप डाउन पड़ता है, तो हमें ऑनलाइन सुना जाए। बस यही केस है मैडम। मैं आपको पता है, आपकी पूरी कहानी सुनकर मेरे को एक चीज, सबसे पहली चीज तो ये तो सब जानते हैं और मैं आपको भी बता दूं कि इस केस में मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि आप इधर अकेले हो, ठीक है, आपके तरफ से बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, उधर उनके पास अच्छा खासा है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, तो उनके पास हाई प्रोफाइल लोगों की पूरा वो है, पीछे वकील भी उनके साथ मिले हुए हैं और 2000 से सेम वकील चले आ रहे हैं, उनको सारा खेल वो खेल रहे हैं वो। उसके बाद ऐसे भी सिविल मैटर्स जो हैं वो लंबे खिंच जाते हैं। तीसरी चीज आपके केस में एक और चीज है कि आपका जो मतलब जो भी जजेस डील कर रहे हैं दे आर नॉट, या तो वो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे या उतने एक्सपीरियंस्ड या उतने नॉलेजेबल है नहीं, बस बन गए हैं जज, ठीक है, और किसी भी तरीके से बस फैसला सुनाना है, बस वो आ जाते हैं कोर्ट में, या तो कुछ अंदर की बात है। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ मैडम। उन्होंने मुझसे जो पैसे मांगे थे तो उसने जो मेरे रीडर ने बताया था, कह रहा था कि यहाँ पे एक सिस्टम चलता है, अगर आप जज साहब को पैसे दे देंगे तो वो जो आपका वकील है वो पेन ड्राइव के अंदर ऑर्डर टाइप करके लाएगा, जज साहब उसमें करेक्शन करेंगे और वो ऑर्डर जो है लोड हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की वहाँ प्रैक्टिस चलती है मैडम, खुलेआम चलती है। इन्होंने हमारा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में से हमारी सेल डीड इन्होंने फड़वा दी। इन्होंने पहले ट्राई करी उसको। किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट की किस एरिया की? मैडम का लोअर कोर्ट, ओके। तो यहाँ पे जो भी ये ऑर्डर रिजर्व करते हैं ना, चाहे हाई कोर्ट में हो, रिजर्व करते हैं, वो पेन ड्राइव में मैटर जाता है और वो लोड होता है। जो मिसलेनियस अपील इन्होंने मैडम हमारी पास करी है, वो तो एक जिसने डाली थी वो एक्स पार्टी है अपीलेंट, उसके बिना इन एक तो उन्होंने पास करी और एक बैक दी डोर करी है। लिमिटेशन का इश्यू उन्होंने बैक डोर बनाया है। हमारे 9 इश्यू बने थे और 3 इश्यू उन्होंने बीच में बनवा दिए। एक जो लिमिटेशन का इश्यू बना वो लास्ट में बना, जब सारे पार्टीज के फाइनल आर्गूमेंट खत्म हो गए, फाइनल आर्गूमेंट जमा हो गए, उसके बाद इन्होंने लिमिटेशन का इश्यू बनाया और फाइल का आर्गूमेंट जज ने सुन लिया था, फाइल पेंडिंग थी। हमारी मदर ने एक एप्लीकेशन लिख दी कि 5 महीने से आप इसके ऊपर फाइल के ऊपर बैठे हैं, तो इसकी आप प्लीज जजमेंट डिलीवर कर दीजिए। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट ने विजिलेंस को मार्क कर दी, तो उस चक्कर में वो हमारा केस उसने ट्रांसफर भी कर दिया और पेपर भी उसने जो नकली लिए उसकी वजह भी थी। कोई भी पेपर इनके पास मैडम को वो नहीं है। तो इसमें आप देखिए हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं।